दीदी, तो ये जो निर्विरोधिता है, ये मतलब मैं जब देखता हूँ तो ये जो हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इनमें जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, पहले इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। वो योग्यता आने के बाद में फिर हमें पता चलता है कि अब हमारे आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हो रहे हैं। अभी तक काफी जगह पे जहां पर भी हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में फोकस सिर्फ आउटर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में लगा रहता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट नाम की भी कोई चीज मेरे में भी चल रही है और दूसरे में भी चल रही है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही। निर्विरोधिता है ना, तो ये बढ़िया। निर्विरोधिता है। इसी को ही ये जीवन क्रियाओं में विषमता शब्द भी बोला गया है ना, डिसहार्मोनी जो बोला गया, तो वो इधर पहले इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट के फलस्वरूप ही आउटर कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये निर्विरोधिता जो है वो अंदर से शुरू होकर मैनिफेस्ट होती है अपने जीने में, है ना। और जो शुरू में एक बात कही, मेरे को लगता है कि मतलब सबको क्लियर है, लेकिन एक सिर्फ ध्यान दिला दे कि ये अब हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये अध्ययन वाला चल रहा है, जागृति की ओर बढ़ने वाला, जागृतिशीलता का चल रहा है। तो इसमें मन जब वृत्ति के संकेत ग्रहण योग्य होता है ना, तो अब जो है वो मन वृत्ति के अधीन आ रहा है। अभी तक क्या था, जब तक इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो मन शरीर के अधीन था, है ना। तो मन शरीर के ही संकेत ग्रहण करता था, और जितने भ्रमित ज्यादा रहते हैं उतने ही शरीर के संकेत मन को प्रभावित करते हैं, और मन उनको फुलफिल करने में लगा रहता है। जो हमारा वो 4 विषयों वाला, जो हम जितनी भी बात मध्यस्थ दर्शन में कही गई है, वो अगर हम देखें तो वो शरीर मूलक प्रवृत्ति से ही जो है वो गवर्न होते हैं, सारे के सारे चारों के चारों विषय जो है। तो जागृति की ओर बढ़ने के स्टेज पे फिर हमको ऐसा पता चलता है कि हाँ, अब मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। तो एक जो परंपरा में बड़ा फेमस सा मुहावरा है कि मन तो चंचल है, वो एक्चुअल में भ्रमित मानव का मन चंचल है। ठीक है, जितना आदमी जागृति की ओर बढ़ता है, उतनी मन की चंचलता जो है वो अपने नियंत्रण में रहती है ना। मन को मारना नहीं है, लेकिन अब मन निर्णायक भूमिका में नहीं है। मन जो है वो वृत्ति के अधीन है, और वृत्ति चित्त के अधीन। ये जो है फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बढ़िया हो गया ये। दीदी अच्छे से रखा, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जी, भैया इसमें एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये प्लीज। मन जब वृत्ति के संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तो मतलब इसका आई थिंक मतलब वृत्ति में तो प्रिय हित लाभ दृष्टि भी होती है, हाँ और न्याय धर्म सत्य दृष्टि भी होती है। तो बिल्कुल। इसका मतलब क्या ये है कि यहाँ पे वृत्ति जो है वो चित्त से नियंत्रित है, उसके बाद मन वृत्ति से नियंत्रित है? हाँ, तो क्योंकि जागृति की। इसमें हाँ तो हाँ हाँ, बोलिए क्योंकि बोलिए। इसमें सीधा सीधा न्याय की प्रत्याशा ही लिखी गई है कि मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में हम्म प्रदर्शित होती है। तो हम्म मतलब इसमें मतलब मन जो है वो अनडाउटफुली विषय से बाहर निकल जाता है, इंद्रिय मूलक और शरीर मूलक ना वो होते हुए ड्राइविंग, हाँ वो अब वो ड्राइविंग फोर्स में नहीं वृत्ति, रहते। हाँ उस ड्राइविंग फोर्स में ना रहते हुए वृत्ति के उसमें आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन वृत्ति में इसमें क्योंकि वृत्ति में तो प्रिय हित लाभ भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रिय तलाप यहाँ तो पे हमेशा से ही था, ऐसा है ना। प्रिय ही तालाब तो हम्म। वृत्ति में हमेशा से ही था, भ्रमित मानव में भी प्रिय ही तालाब तो पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहता है। तो अब वृत्ति के संकेत की जब बात कर रहे हैं, तो वृत्ति की पूरी कार्यकलाप के अनुसार उसके संकेत है ना, तो वो पूरे कार्यकलाप की बात हो रही है। अब न्याय धर्म सत्य भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है भैया, ठीक ठीक है। मतलब वृत्ति जो है अब वो हाँ मतलब जो 6 एग्जैक्टली, दृष्टियां हैं तुलन, हाँ तुलन की वो, 6 की, हाँ वो जो मतलब वही 6 इंडिकेटेड है, दृष्टियों बिल्कुल। हाँ 6 हाँ, वही इंगित किया वो जा रहा सारी है। की सारी अब हाँ बिल्कुल। वो सारी अब एक्टिवेट हो गई हैं। तो एक्टिवेटेड, बिल्कुल। उसकी एक्टिवेशन होने से मन हम्म नियंत्रित हो रहा है, मन मतलब नियंत्रित, बिल्कुल। एक्टिवेटेड दृष्टियों से मन नियंत्रित हो रहा हाँ बिल्कुल, है क्या ना, भैया जब ऐसा तक वो है नहीं कि होता।
हाँ बताएं भैया। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रिय हित लाभ है और जो न्याय धर्म सत्य है, जब वृत्ति से उसके संकेत आते हैं तो उसका जो मूल्यांकन है या फिर उसको समझने वाली मेन बात है, क्योंकि हाँ संकेत दोनों तरफ दोनों ही आएंगे, मगर बिल्कुल ठीक है। मगर हमारा झुकाव जिस तरफ होगा वहां के संकेत ज्यादा आएंगे, और फिर बिल्कुल हम उस संकेतों को जब अपने अंदर जब वो पिरो लेंगे या समा जाएंगे तो फिर वो दूसरे संकेत आने बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, हाँ हाँ। कुछ नहीं ऐसा नहीं, कह जितनी सकते हैं। आवश्यकता होगी, मतलब जो जो जैसे वो 4 विषय हैं भैया, आहार निद्रा भय मैथुन, तो अब शरीर को निद्रा की जरूरत है, तो ये संकेत आएगा शरीर की तरफ से, है ना। तो मैं अब शरीर को निद्रा से डिप्राइव ही करके रखूंगा, ऐसी बात थोड़ी कह रहे हैं, या आहार से डिप्राइव करके रखूंगा, ऐसी बात भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, क्या लेकिन भैया ऑनर, हाँ हाँ, सॉरी आप बोलिए आप बोलिए। नहीं नहीं, बस इतना ही था। तो वो भी पूर्ति तो करनी है उन चीजों की भी, ठीक है, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स में नहीं रहते, इतना जो है वो बात आप भैया कह रहे मुझे थे। इसमें हाँ जी। एक जो बार बार विचार जो आ रहा है, जो बार बार मैं सोच रही हूँ, वो यहाँ हम भाव की बात क्रियाओं में बिल्कुल नहीं ला रहे, जबकि हमें पता है कि जब हम वृत्ति की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा जो वजह होता है वो भाव भी होते हैं ना। हम उसकी जो वो स्थिति में हैं, जो संबंधों के भाव की बात करते हैं, हाँ, संबंधों जो मूल्य। जिस स्थिति में है, जिस तरीके से हम क्योंकि एक तरीके से हम इमोशनल बीइंग भी है ना बहुत ज्यादा। आप बहुत भावों से भी तो बिल्कुल रहता है, उसी को फुलफिल करने का, वो सुख की प्राप्ति मूल्यों से या आप इंद्रियों से कर रहे हैं, तो वो हम्म। हम इधर कहीं पे भी भाव का मेंशन क्यों नहीं करते नहीं तो क्रियाओं में देखिए, पूरा? तो नहीं, भाव का मेंशन आ रहा है दीदी, ये बिल्कुल, ये जो न्याय की बात हो रही है, तो न्याय है क्या? न्याय की परिभाषा बताइए, 4 बुलेट पॉइंट्स बहुत बार याद किए हैं, आप ही बोलिए गुरलीन जी। न्याय का है मूल्यों की पहचान, हाँ मूल्यों मूल्यों का निर्माण। निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। बिल्कुल, तो ये मूल्य क्या है? भाव ही मूल्य हैं, हम्म। है ना। ये स्नेह, तो विश्वास, सम्मान, वात्सल्य, कृतज्ञता, ममता, ये सब क्या है? ये भाव है, पर हम इनको क्रियाओं में, मतलब ये एक तरीके से तो जब आपका मूवमेंट के हाँ, लिए तो नहीं, तो ये जो न्याय सहायक है। धर्म, हाँ, तो जो न्याय धर्म सत्य की जब बात करते हैं, तो न्याय शब्द इन भावों को ही, वो 18 मूल्य जो है ना, जो संबंध में, उन 18 मूल्यों को ही इकट्ठा करके न्याय शब्द दिया गया। तो भ्रमित मानव में और जागृत मानव में अंतर क्या है, इसको भी अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें, क्योंकि ये सवाल आता भी है, भ्रमित मानव भी अपने बच्चे को प्यार करता है ना, ऐसा तो हम देख ही पाते हैं। भ्रमित मानव भी अपने बच्चे के लिए जान लगा देगा, ठीक बिल्कुल। है, जागृत भी कर रहा है। तो अब दोनों में अंतर क्या है? तो भ्रमित मानव का सिर्फ अपने बच्चे की तरफ ध्यान है, हम्म ठीक है, वो तो उसको न्याय नहीं कह रहे हैं, उसको मोह कह रहे हैं, हम्म ठीक है। तो मोह और न्याय में अंतर है। तो जब हम न्याय की बात करते हैं, तो वो ना, उसका एक फैलाव बढ़ता है। मतलब जिसे कहते हैं, मैं अगर कई दर्जन संबंधों में जीता हूं, तो मैं न्यायपूर्ण तरीके से उन सब संबंधों में जीना चाहता हूं। और इस सब को आई एम वेरी श्योर कि हम सब ने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया ही है, कि हमारी बहुत बारी अपने दुख का कारण यही बनता है कि मैं एक व्यक्ति के साथ में अपने संबंधों में ठीक से जी पाता हूं, मैं अपने संबंधों में दूसरे व्यक्ति के साथ में जी पाता हूं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ में ठीक से नहीं जी पाते, ठीक है। और फिर मैं दुख को महसूस करता हूं जब ये दोनों नहीं जी पाते हैं, और फिर ये मेरे से कुछ उम्मीद करते हैं कि भैया उसको समझाओ या उसको समझाओ। अब समझाओ किसको? अपनी समझाने की योग्यता है कि नहीं, सामने वाले की समझने की योग्यता है कि नहीं। आखिर में नतीजा ये निकलता है कि अंदर एक फीलिंग ये आती है कि मैं न्यायपूर्वक नहीं जी पा रहा। ये हमारी एक पीड़ा का कारण बनता है। इसको महसूस किया है आप सबने, किसी किसी ने, कि नहीं किया है रोजमर्रा की जिंदगी में, जी भैया। है ना। तो
तो ये न्यायपूर्ण व्यवहार जो है वो यही है कि मैं जिन संबंधों में जी रहा हूँ वहां पर निरंतरता के साथ कंटिन्यूअसली मैं न्यायपूर्वक जी पाऊं। ऐसा जी पाता हूं तो मैं तृप्त होता हूं, तो मैं सुखी होता हूं। तो वो भाव के साथ ही होता है दीदी। अदर शिल्पा अपना गुरलीन जी, नहीं तो जो है जिसको हम वो कह रहे हैं कि भाव कहाँ पर है, तो भ्रमित मानव में आता है। वो एक व्यक्ति विशेष के साथ में उसका ये रहता है कि इसके साथ में ठीक से जी पाऊं, बाकी उसका फैलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसकी कल्पना में नहीं आता है। सॉरी, जो मेरे को जहाँ पे इसमें पता नहीं कुछ अटक रहा बताइए, हाँ है नहीं, कि दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। जो मुझे अटक रहा है वो ये है इसमें कि अच्छा सॉरी, शायद कोई और भी नहीं नहीं, कुछ आप बोल पहले रहा अपनी बात पूरी कीजिए। है। हाँ, तो जो मुझे अटक रहा है वो ये है कि आप मतलब हम एक कह रहे हैं कि हमें अ, अगर अगर मेरे मूल्यों में क्लैरिटी है तो मेरे भाव में स्थिरता होगी। हम्म मतलब सुख की प्राप्ति होगी और अस्थिरता नहीं होगी। हम्म उससे मेरा चिंतन और चित्रण और विचार और मन में एक तरीके से एक सिंक्रोनस संगीत, वे में चलना शुरू संगीत करेंगे। होगा बिल्कुल। एक संगीत होगा। तो हम क्रियाओं में भाव को एक मतलब उसका क्या रोल देख रहे हैं? वो एक ड्राइविंग फोर्स है, वो एक मूवमेंट का है, एक गति के लिए है कि जिसकी वजह से आप कर रहे हैं। क्योंकि ये तो जैसे हम देख रहे हैं जो हमारे 10 हैं वो एक अलग अलग क्रियाएं हैं जहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप एक जो भी आप एक अपनी इमेज बना रहे हैं, जो भावों में भी हो सकता है ना, भावों में भी मेरा एक एक पूरा इमेज हो सकता है कि मैं ऐसा ऐसा रिलेशनशिप चाह रही हूँ और उसके हिसाब से मैं तृप्त हूँ या नहीं हूँ, या मैं उसको उस पे कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। तो हम अ, इन सब में भावों को कहाँ प्लेस कर रहे हैं? वो सिर्फ एक ड्राइविंग फोर्स है, एक मूवमेंट का हिस्सा है। मैं आपने प्रश्न तो यही भी कुछ कुछ पूछा था पहले भी, फिर मेरे को लग रहा है कि शायद मैं वो प्रश्न को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। तो राहुल भाई आप कुछ कह रहे थे शायद अपनी तरफ से कुछ, आप ट्राई कीजिए। हाँ जी, जी भैया, मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे हमने वो अभी पीछे मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, हम्म हाँ, हमने जो पुस्तक रीड करी थी वहां जाके, उसमें जो जीवन की क्रियाएं हैं हम्म उसमें 122 आचरण को अलग अलग बांटा था। यानी मन के आचरण क्या है, हम्म वृत्ति के में कौन कौन से हैं, और चित्त में कौन से हैं, तो वो अलग अलग आचरण थे। उन हम्म आचरण में ये मूल्य जो 30 मूल्य हैं, ये हम्म, निहित ही थे, उसमें हाँ उसी इंक्लूडेड में ये थे। इंक्लूडेड तो थे बिल्कुल मन ठीक। मन में कौन से मूल्य हैं या आचरण हैं, वृत्ति में कौन से मूल्यों या आचरण का निर्वाह होता है, वो वहां पे सारी क्लैरिटी मिल गई थी। तो आई थिंक गुरलीन दीदी, आप यही शायद पूछना चाह रहे हो ना, कि कौन सी क्रिया में क्या मूल्य और किस तरीके से है। तो आई थिंक आप रिकॉल करेंगे तो वो बुक्स नहीं, के अंदर मैं बहुत शायद क्लियरली। हाँ, नहीं नहीं, मेरा शायद वो सवाल नहीं था। मैं ये कह रही हूँ, देखिए अगर आप क्योंकि उसमें जो हमने जिस तरीके से हमने वो बुक भी पढ़ी थी उसमें हमने रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा था ना। हमने पहले आत्मा पढ़ा, फिर बुद्धि पढ़ा, फिर वृत्त पढ़ा, फिर चित्त पढ़ा, फिर वृत्त पढ़ा, फिर मन पर आए। तो एक तरीके से जी अगर आपका वहां सुलझा हुआ है तो आप मन में जो मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं वो भी सुलझे हुए तरीके से कर रहे हैं। पर अगर क्योंकि हमने एक रिवर्स ऑर्डर में करा था, तो हम हम्म आइसोलेशन में क्रिया और मूल्यों के साथ चलना भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहेंगे कि मेरे ये मन वाले 8 मूल्य इन प्लेस हैं तो अब मैं वृत्ति की तरफ बढ़ूंगी। मतलब वो इतना एक इंटरकनेक्शन है कि जब आप वृत्ति की तरफ बढ़ेंगे तो मन में भी जो मूल्य है उसकी भी क्लैरिटी होगी। बिल्कुल वो इतना मेजर इंटरकनेक्शन है ना, वो ऐसे बिल्कुल आइसोलेशन में ठीक, नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे वो जी मूवमेंट जी लग जी रहा है जी। कि ये मूवमेंट के रूप में हम देख रहे हैं इसमें क्या। देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मतलब मैं अपनी भाषा में जो मेरे को समझ में आ रहा है उतना रखता हूँ, देन वील सी वेदर इट कनेक्ट्स विद योर क्यूरियोसिटी और नॉट। कि
जब हम जीवन क्रिया में ये 4.5 क्रिया की बात करते हैं और 4.5 क्रिया के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली जो क्रिया आती है ना, वो आती है साक्षात्कार, है ना? जो तो ये जो सारी की सारी नॉन फिजिकल रियलिटीज है, ये जितने भी भाव हैं, जितने भी मूल्य हैं, ये सारे के सारे नॉन फिजिकल रियलिटीज हैं। तो इनकी स्पष्टता हमारी वहां पर साक्षात्कार में, जो चित्त का लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला तो चित्रण है, लेफ्ट वाला जो है, जब हम समझने के क्रम में बढ़ रहे हैं तो उसको साक्षात्कार कह रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको चिंतन कहते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो हमारी ना धीरे धीरे करके साक्षात्कार में एक एक करके कुछ कुछ सब में, इट्स नॉट सीक्वेंशियल, इट्स नॉट पैरेलल आल्सो, किसी का किसी तरह से चलेगा, किसी का किसी तरह से चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मूल्यों की क्लैरिटी जो है वो साक्षात्कार में बढ़ेगी। और इसमें जो है वो 3 मूल्य जो है वो थोड़े आसान है, आसान इन द सेंस स्थूल है, तो उनको मन में रखा गया कि वो आसानी से व्यवहार में आ जाते हैं, जिसको स्नेह कह रहे हैं, ममता कह रहे हैं, और एक और है उसमें मेरे को याद नहीं है, स्नेह, ममता, वात्सल्य। नहीं वात्सल्य तो चित्त में आता है, ये वात्सल्य गहरा मूल्य है एक। स्नेह जो है ना, वो बच्चों में भी स्नेह दिख जाता है, ममता वाला भाग भी आसानी से दिख जाता है, परिवार में एक दूसरे के शरीर का ध्यान रखने वाला। एक और आता है, वो देख लेंगे आप, वो मनोविज्ञान में देखना। तो 3 मूल्य जो है वो मन में आते हैं, फिर उससे आगे 3 जो है वृत्ति में है और 3 चित्त में है। लेकिन ये मन वाले भी जो मूल्य हैं, इनकी स्पष्टता साक्षात्कार में ही बनती है। ठीक है? तो 4.5 क्रिया के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मूल्यों का साक्षात्कार होना शुरू होता है। वो जैसे जैसे होना शुरू होता है, वैसे वैसे वो व्यवहार में आना शुरू होता है। इस तरह से जी मैं ऐसा देख समझा, थोड़ा जो मेरे को समझ में आया, और मैं जब अपने में देखता हूँ तो ऐसा पाता भी हूँ कि हाँ, मेरा एक्चुअल में व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली लाइफ में भी यही हो रहा है। तो आपको सुन के जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि जैसे ही हमारा अगर एक जागृति क्रम की ओर अगर बढ़ना शुरू हो रहा है, तो हम जब अध्ययन अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं, मूल्यों में स्पष्टता होना एक जो यहाँ पर हो रहा है, तो जो मूल्यों की वजह से उथल पुथल या मूल्यों का स्पष्टता होना, वो उसका एक आउटकम के रूप में है। हाँ बिल्कुल। तो स्पष्टता साक्षात्कार में होती है, और जैसे जैसे स्पष्टता होती है वैसे वैसे उतनी उतनी व्यवहार में आनी भी शुरू हो जाती है। मैं एक्चुअली उल्टा मुझे लग रहा था कि क्या मूल्यों की वजह से हम और अध्ययन करते हुए क्या हम जागृति की ओर जा रहे हैं, क्या वो ड्राइविंग फोर्स है, या उसकी वजह से मूल्यों में स्पष्टता आ रही है? दोबारा बोलिए। मतलब ऑर्डर की बात करेंगे तो कैसे रहेगा कि हम क्या यही रहेगा कि हम मूल्यों को और समझते हुए और उसके एक समझ स्पष्टता हो रही है, तो उससे हमारा एक जो झुकाव है या बढ़ा जो आप कह रहे हैं साक्षात्कार है, वो उसकी वजह से हो रहा है, या अदर वे राउंड है? तो साक्षात्कार में ही मूल्य जो है वो स्पष्ट होंगे, मतलब मोटी सी तो बात इतनी है। ठीक है? ठीक है भैया। अब इसको शब्द में रखना मेरे लिए, और इससे ज्यादा जो है मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं और कैसे रखूं। तो जितनी जितनी यहाँ पर स्पष्टता बनती है साक्षात्कार में, उतनी हमारी जागृति क्रम में आगे बढ़ने की योग्यता भी बढ़ती है ना? तो फिर हम जैसे पहले मूल्य समझ में आते हैं, फिर व्यवस्था की स्पष्टता बनती है। अभी भी अगर मैं अपने में देखूं और आप भी अपने में एक्सप्लोर करके देखिए, हमारे ना ये न्याय वाले पार्ट की तो थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी बननी शुरू हुई है ना, पेरेंटिंग में, संबंधों। लेकिन अभी भी हमारी व्यवस्था की क्लियरिटी नहीं बनी है काफी लोगों की, मेरी अपनी भी है ना। जब अपने में शोध करता हूँ तो भैया पूरी की पूरी मानव जाति इकट्ठा कैसे रहेगी, व्यवस्थित तरीके से कैसे रहेंगे, ये एक आगे का काम है। तो पहले न्याय की स्पष्टता बनेगी, न्याय की स्पष्टता बनने से मैं न्यायपूर्वक जी पाता हूं और उसकी तृप्ति को भी भोगता हूं, उसका सुख प्राप्त करता हूं, और फिर ऐसा लगता है यार मैं ना एक्चुअल में सही रास्ते पे चल रहा हूं, जितनी मैं मेहनत की उस मेहनत का फल भी मिला, तो मेरे को बताने वाले ने अच्छे से गाइड किया। फिर
फिर ये मूल्यों के आगे वाली बात जो है, फिर वो व्यवस्था वाली जो बात है, वो धीरे से फिर वो समझने वाली बात बनती है। और फिर इवेंचुअली जिसको परम सत्य के रूप में कह रहे हैं, है ना, वो सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य प्रकृति, वो जो है वो सत्य के रूप में, तो न्याय, धर्म या व्यवस्था या समाधान वो सेकंड लेवल पे आया, और फिर सत्य आया। ये समझने का क्रम है। इसमें से जितना जितना समझ में आता जाता है, वो नीचे की तरफ जाते हुए हमारे व्यवहार में आना शुरू हो जाता है, इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। इतनी बात है दीदी, मोटा सा जैसे मैं इसको अगर भैया मैं तो कुछ बोलूं? रास्ता है कि हम अगर हम आगे का रास्ता देखें तो उसमें हम कह रहे हैं कि अगर न्याय धर्म सत्य का अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो मूल्यों में अपने आप स्पष्टता बननी शुरू होगी। ये रास्ता है। अपने आप होगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, मेहनत अपने आप करके ही होगी। हाँ भैया विदिन पता है जर्नी अब से तो ही साक्षात्कार होगा भैया। हाँ, एक मिनट प्रतिभा दीदी, एक मिनट, आपका भी सुनेंगे एक बार, जो भी बात हो रही है हाँ बस ये बोले। हाँ भैया महेश भाई। मैं कह रहा था विदिन जर्नी जो है वो साक्षात्कार होगा अपने आप, कहने का हाँ, मतलब है। साक्षात्कार फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है ना? इसी को तो शायद आई थिंक अभ्यास भी बताया हाँ, दर्शन में। और भैया मूल्यों का निर्वाह जो है वो भी साथ में ही होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर वही तो कह रहे हैं, जैसे जैसे जितनी जितनी क्लेरिटी बनती है आदमी, जब क्लेरिटी देखो, हम लोग कोई जंगल में जाके तो बैठ नहीं गए, काफी सारे साधकों ने तो ये किया कि दीन दुनिया को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और जंगल में जाके बैठ गए। अभी वो जो था अनुसंधान विधि थी। अब यहाँ पर बाबा जी जो है ये जो है अनुकरण अनुसरण, ये अब समाज में जीते हुए, परिवार में जीते हुए समझने की विधि जो है वो बता रहे हैं। तो जितना हम तो रोज जी ही रहे हैं, हम कुछ रोज ना रोज संबंधों का निर्वाह कर ही रहे हैं, रोज पेरेंटिंग कर ही रहे हैं, रोज व्यवसाय कर ही रहे हैं, ये तो हमारा रोज हो रहा है। जितनी जितनी समझ बनती है वो हमारे रोज के जीने में आनी शुरू हो जाती है ना, फिर वो आनी शुरू हो जाती है, तो मैं ठीक से जी पाता हूँ, अपने आसपास ठीक लगता है, तो अपने अंदर तृप्ति बढ़ती है, और फिर से और समझने की इच्छा जो है वो तीव्र होती है, फिर और समझता हूँ, फिर और ठीक से जी पाता हूँ। ये क्रम है भाई। प्रतिभा जी आप कुछ कह रहे थे? भैया मैं इसी पे कुछ बोलना चाहती थी। जैसे जैसे हमने कुछ पूरे को हमने जाना, मतलब एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, तो उसमें टोटलिटी में हमारे पास इंफॉर्मेशन के लेवल पे आ गया। जब हम जीने जीने में स्टार्ट करेंगे तो पहला हमारा न्याय से ही स्टार्ट होता है। तो जब न्याय से स्टार्ट होता है तो तब हम किसी संबंध के मतलब उसके साथ ही न्याय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे संबंध मेरे घर में, जैसे मेरी बेटी है या फिर हस्बैंड है या फिर मेरे पापा हो, मम्मी हो, जो भी हो, मतलब मैं उनके साथ जीने का ही प्रयास करूंगी। तो जब भी मैं प्रयास करूंगी, मतलब जैसे मेरी बेटी है तो अभी तक मैंने उसको कुछ नया उसके साथ करती भी होंगी या कुछ ना भी करती होंगी, उसको फिर मोह ही बोल सकते हैं हम। अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पता चला और मैं उस पर जीने के प्रयास करूंगी, तो मेरी बेटी के साथ जो मोह वाला पार्ट था तो वो एकदम न्याय के इसमें आ जाएगा। क्योंकि जैसे हम उसको खाना खिलाते हैं, पोषण करते हैं, तो हम उसको ज्यादा खिला देते हैं या फिर हम उसके कुछ ओवर हम उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर हम न्याय करना चाहते हैं तो उसको जैसे कि मतलब सहअस्तित्व के एक इकाई है, तो उस हिसाब से अगर हम दृष्टि चेंज होगा तो मैं भी उसके साथ उस हिसाब से एक स्थिरता आ जाएगा। मतलब जब भी फिर मैं धीरे धीरे उसके साथ, आज कुछ मैंने समझा तो मैंने उसके साथ प्रैक्टिस किया, फिर कुछ समझा, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद फिर जो भी मेरे भाव है एकदम स्थिर हो जाएगा। तो वो स्थिर के पॉइंट में मुझे लग रहा है कि वो साक्षात्कार होगा, हर एक रिश्ते में ऐसा होगा। जब ये होगा तो उसके बाद फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने क्या क्या आज सोचा और मैं कौन से स्टेज पे पहुंची। मतलब जो दीदी बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि ऐसी शायद यही प्रोसेस होगा ऐसा। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। और बताएं किसी का मेरा एक अलग, हाँ जी, अलग एक प्रश्न था। ये जो भैया इसमें मेंशन किया हुआ है कि मित्र आशाएं, पर्टिकुलरली मतलब 7 संबंधों में से मित्र संबंध क्यों यहाँ पे चूज करके और उनकी उसकी आशाएं
नहीं, ये मेरे को अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन मेरा ऐसा एक इंटेंशन सा दिखता है बाबा जी की तरफ से। ये शब्द जो है एक जनरल सा शब्द के रूप में लिया गया है कि हमें मतलब जो ना एक ऐसा, हाँ यार ये ठीक है, मतलब ऐसा है, मैं इस तरफ बढ़ना चाहता हूँ, ये मेरे को फीलिंग्स ठीक लग रही है, इस सेंस में यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसका। मतलब इसका कोई ऐसा दर्शन का में कोई मित्र आशा शब्द बार बार आया हो, ऐसा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कुछ, है ना। किसी ने सारी पुस्तकें पढ़ी हो। ठीक है भैया। सुनील भाई, आपको क्या लगता है ये मित्राचाय को कैसे कह रहे हैं? भैया मेरे ख्याल से जनरल ही सेंस में यूज किया है। हम्म, और ये एक तो ये होता है ना, जैसे कि जनरली क्या होता है कि अभी जो हम फीलिंग्स या इमोशंस की बात करते हैं ना, वो अच्छा लगना बुरा लगना उस सेंस में यूज करते हैं। हाँ जी। तो जब मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करता है तो वो अच्छा लगना बुरा लगना पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता हमारा, क्या सही है क्या गलत है उस पे ध्यान जाता है। उसके अनुसार हम काम करते हैं, तो सामने वाले से मित्रवत ही हम उसको डील कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। अच्छे लगने बुरे लगने में तो रिएक्शन ही आएगा, तो मन के अच्छा लेवल पे लगना तो जो है वो व्यक्तिवादी हो जाता है। व्यक्तिवादी हो जाएगा, तो वो उसमें तो फिर वो विरोधी रहेगा। बिल्कुल। तो समाधान पे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो राहुल जी, इसको मतलब एक जनरल सेंस में कहा गया, मतलब ऐसा में। ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो हम परिचय शिविर में भी भैया बोलते हैं कि मतलब दूसरे की अयोग्यता से ना प्रभावित होना ही आपकी योग्यता है। तो उसमें दूसरे ये भी बताया है साथ में कि मानव सुख धर्मी है। तो जैसे आप सुख चाहते हो, हर मानव सुख चाहता है, तो दूसरे की अयोग्यता ये है कि उस सुख को ना पहचानना पाना, और सुख किस तरीके से निरंतर रूप में प्राप्त होता है, उसको ना पहचान पाना ही अयोग्यता है उसकी। तो जब आप इस चीज को समझ जाते हो तो भी आई थिंक ये लगता है कि ये जो मेरा संबंधी है या ये जो मेरा फेलो है, ह्यूमन है, ये भी सुख पाना चाह रहा है, बट हाँ ये सुख को समझ नहीं पाया, उसकी ये अयोग्यता है और मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। जब मैं प्रभावित नहीं होऊंगा तो मैं आई थिंक मित्र मित्रता ही से ही के उसी तरीके से मैं व्यक्त होऊंगा। इज दैट सो? ऐसा भी सोच सकते हैं क्या? हाँ, और सोचा जाए भैया, और कंटिन्यू करें, सोचे अपने में शोध चलाते रहे भैया, धीरे धीरे करके क्लियर होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है। अभी ठीक है। मतलब वो मैं भी उसको मतलब ऐसा ही है या ऐसा ही नहीं है, ऐसा मैं भी नहीं कहना चाहता, तो और सोचा जाए, बस अभी इतना रखते हैं। जैसे राहुल भैया बोल रहे थे ना, जी। ये सारे जो स्टेप्स दिए हुए हैं ये अध्ययन के बाद की बात कर रहे हैं। उसमें ऊपर भी लिया हुआ है ना कि 3 स्टेप हो जाएंगे, जब अनुकरण अनुसरण उसके बाद अध्ययन। अध्ययन के बाद में ये क्या होगा उसका वर्णन है। ये जो यहाँ पर का अनुभूति पर अनुभूति पूरक ये वर्णन लिखा है, ये भी इसी को इंडिकेट कर रहा है कि ये अनुभव के बाद की सारी स्टेजेस हैं, तो हर क्रिया में क्या होगा वो लिखा हुआ है। हम सब लोग जो है थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। देखिए, हम लोग भी वहां पहुंचे नहीं है। इवन श्री राम भैया है, वो बाबा जी के साथ में उन्होंने अध्ययन प्रक्रिया पे काफी लंबा समय बिताया। उनकी काफी जिज्ञासा रही कि भैया ये समझने का प्रोसेस होता क्या है ना। तो वो मेरे साथ भी वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, वो मतलब मैं भी अपना कितना जिंदगी लगा दूं इस पे, तो एक कुछ पहले विश्वास भी बने, प्रोसेस को भी समझा जाए। तो हम लोग भी जितना भी समझे हैं, मतलब उतना ही आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, समझने के क्रम में ही है। तो कहीं कहीं क्या काफी जगह के ऊपर आपको हमारी भी लिमिटेशंस दिखेंगी बड़ी क्लियरली कि भैया हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे की सच्चाई है कि हम अभी खुद स्पष्ट नहीं है, हम भी समझ ही रहे हैं, है ना। तो इसको मानकर इकट्ठे जो है वो चलते हैं, मिलजुल कर समझते हैं, इस भाव के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आगे कंटिन्यू करें। आप पढ़ रहे थे शिल्पा दीदी? ठीक है भैया। वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है।
चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। अतः मन, वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती है, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती हैं, जिसे धर्मपूर्ण विचार संज्ञा है। तो इसी को एक्सप्लेन कर दो भैया, या आगे पढ़ूं अभी पहले? एक एक करके चलते हैं। हाँ, तो ये है कि जब वृत्ति है फिर वो फिर से चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है, मतलब वो चित्र से नियंत्रित हो रही है, और चित्त में हमारा चिंतन है, मतलब जो हमने जो सही का चिंतन हम कर रहे हैं वो चीज है, तो उसके हिसाब से हम न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक हम मन का चयन करते हैं। तो जब ये वृत्ति में फिर से वो निर्विरोधता होती है, मतलब क्योंकि विरोध ही नहीं रहता, वो चित्त के हिसाब से चल रही है, तब शांति, सहज अनुभव होता है। और जो विचार की पुष्टि है, मतलब जो उसका सेटिस्फैक्शन है, वो चिंतन से ही है, मतलब वो मन से नहीं है कि मन क्या आस्वादन करना चाहता है, मगर चिंतन में क्या चाहता है उसके हिसाब से वृत्ति चूज करता है। तो चिंतन से ही, जो चिंतन अब जो होता है उसी से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है, मतलब किस प्रोसेस से क्या किया जाना चाहिए, उसका परिणाम क्या है और उसका पर्पस क्या है। तो जब ये तीनों चीजें डिफाइन होती हैं हमारे चिंतन में, तब हम वृत्ति ऑटोमेटिकली वही चीजों को हम चूज करना चाहते हैं मन के चयन के लिए। जब चित्त संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तो शांति का अनुभव होता है। अतः मन, वृत्ति तथा चित्त, तो ये तीनों एक सूत्रात्मक हो जाते हैं। तो इन्हीं से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती हैं, क्योंकि एक सूत्रता है, तो वो मित्र आशाएं मतलब स्नेह के रूप में जो प्रदर्शित होता है, जो हम प्रीवियस पैराग्राफ से ले रहे थे। तो मित्र आशाएं जन्मती हैं, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती हैं। ये धर्मपूर्ण विचार संज्ञा है। तो जो विचार है वो पूरा धर्मपूर्ण है, क्योंकि वो चिंतन से हो रहा है। तो मैं इसको ऐसा समझी हूँ। बिल्कुल ठीक है दीदी, बढ़िया हो गया, है ना। तो मतलब इसको जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा हमें कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो जो नहीं समझ में आ रही है उसको जितनी चर्चा हो कर पाए उतनी कर लेते हैं, बाकी उसको भी छोड़ भी देंगे। एक बार पूरा जब पढ़ लेंगे तो कुछ चीजें शायद अपने आप अपनी स्पष्टता बनेगी। ये मतलब यही इसका मेरे को लगता है कि प्रोसेस भी है। तो मेरे को लग रहा है कि ये जाकर भी और स्पष्ट हो जाती है अपने आप, जो पहले हम आते हैं ना, तो अपने आप बुक में ऐसा है कि आगे जाके सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वृत्ति और चित्त के बीच में हार्मनी होती है, इसकी तृप्ति बननी शुरू होती है जीने में, ठीक है। तो साथ के साथ ऊपर वाली क्रिया की तरफ ध्यान जाना हो जाता है शुरू, और उसी को जो है वो धर्म वाली बात जो है ना यहाँ पर आनी शुरू हो गई। धर्म वाली बात जो है, व्यवस्था वाली बात, समाधान वाली बात, वो बोध के स्तर पर है ना, बुद्धि में बोध के स्तर पर है। तो जैसे जैसे यहाँ पर जैसे इसी तरह से ऊपर जो था, जब मन और वृत्ति के बीच में जो है वो तालमेल बनता है, तो उसके बाद में ऊपर जो वो न्याय वाला पार्ट जो है, वो उसकी स्पष्टता जो है वो बन रही है। अब यहाँ पर जो है वो धर्म की तरफ जो है वो एक तरफ से ध्यान जा रहा है, और फिर जो है और आगे बढ़ेंगे तो उसको जो है देखते हैं कि आगे के सूत्रों में क्या कह रहे हैं। तो पहले आया मन और वृत्ति के बीच में तालमेल होता है। जब मन वृत्ति का संकेत ग्रहण योग्य हो जाता है तो क्या होता है, तो न्याय वाला पार्ट जो है वो फॉर्म होता है, वो क्लैरिटी। फिर वृत्ति चित्त का संकेत ग्रहण करना शुरू कर देती है, तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, और अब जो है वो धर्म वाले पार्ट की तरफ जो ध्यान जा रहा है। और अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, इसको देखें जरा। चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब संतोष, सहज अनुभूति होती है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव होता है, और वह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है।
मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई ही जाती है। गुड। इसमें है मतलब चित्त जब बुद्धि का संकेत, जब वो बुद्धि से नियंत्रित रहती है तब संतोष सहज अनुभूति होती है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव, मतलब मानव जो स्वयं से ही अब नियंत्रित हो जाता है, उसको अपने वातावरण से नियंत्रित रहने का पूरा अभाव हो जाता है, मतलब वो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो स्व से हो रहा है। तो यही अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है जब वो बुद्धि से उसका चित्त डायरेक्ट होता है, मतलब अब वो लोअर उससे नहीं हो रहा है, वो अपर से आ रहा है, अपर लेवल से आ रहा है। ये जो प्रादुर्भाव शब्द है, ये प्रादुर्भाव शब्द है ना, ये बार ये ये दीदी प्रादुर्भाव शब्द जो है ये मध्यस्थ दर्शन में बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा स्वायत्त मान का जो कीमत, सॉरी मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, मेरा आपकी आवाज कट रही थी दीदी। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ वीडियो ऑफ कर लें आप अपना भी। आवाज नहीं आई। आप शिल्पा दीदी वीडियो ऑफ कर लें अपना। अच्छा ठीक है, तो उससे शायद आपके इंटरनेट में आवाज ठीक आ जाए। प्रादुर्भाव शब्द जो है ना, ये मध्यस्थ दर्शन में बार बार आया है। तो इसकी जो परिभाषा दी गई है ना परिभाषा संहिता में, वो है मानव परंपरा में जागृति पीढ़ी, है ना। तो जनरेशन टू जनरेशन मानव परंपरा में जागृति जो है वो जब हो जाए, उसको प्रादुर्भाव होना जो है वो कह रहे हैं। तो फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, मतलब स्वायत्त मानव की परंपरा बनती है और मानव जो है वो स्वतंत्रित होता है ना। तो दूसरों को देखकर मैं जीता हूं, उसको परतंत्रित बोल रहे हैं। और मैं आत्मबोध हुआ और मैं कैसा जीना चाहता हूं इसकी स्पष्टता बनती है और फिर उसके अनुसार जीता हूं, उसको स्वतंत्रित जीवन जो है वो कह रहे हैं। तो चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति होती है। तो जो ये चार शब्द हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये एक्चुअल में हैप्पी स्टेट को ही एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। ये सुख के ही डिफरेंट डिग्रीज हैं, ठीक है। सुख एक है, उससे भी एक एडवांस्ड स्टेट है सुखी होने की, उसको शांति बोला। उससे भी एक एडवांस्ड स्टेट है सुख होने की, उसको संतोष बोला। और उससे भी एक एडवांस्ड स्टेज है, उसको आनंद बोला। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद ऐसा कह रहे हैं। तो चित्त और बुद्धि का संकेत ग्रहण, तो वहां पर संतोष वाला पार्ट है। स्वायत्त मानव जो है ये जनरेशन टू जनरेशन बनते हैं और मानव स्वतंत्रित होता है ना। तो मतलब वो एक तरह से अपने से ही गवर्नड है आत्मबोध के साथ में। आगे अगले पेज पे आत्मबोध आएगा भी, उसको तब देख लेंगे। इसको भी चलाएं दीदी, शिल्पा दीदी। हाँ भैया, तो ऐसे स्वतंत्र मानव में जो हम क्वालिटीज देखते हैं वो है अधिक उत्पादन। तो मतलब ये समृद्धि की भावना से आई थिंक लिंक होता है, अधिक उत्पादन, कम उपभोग क्योंकि उसको अपनी आवश्यकताएं पता होती हैं और तो इतना उपभोग करने की उसको जरूरत ही नहीं होती। और अपव्यय का अत्याभाव, मतलब अब अपव्यय नहीं, वेस्टेज भी नहीं होती, मतलब कहीं उसको आई थिंक इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ नहीं, अपव्यय वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मतलब ये अच्छा कह रहे हैं। हाँ अति अभाव, मतलब एक तो हाँ होता है अभाव, एक हो गया अति अभाव, है ना। तो हाँ वेस्टेज जी नहीं हाँ होती और वेस्टेज हाँ बिल्कुल जी नहीं होती, ये दो चीज स्टेटमेंट है ना। वेस्टेज नहीं करना और वेस्टेज हम्म बिल्कुल नहीं हाँ करना। तो अत्याभाव इज बिल्कुल नहीं करना, ये हाँ हम्म। है ना। और वह अधिक 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 जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, मतलब जो दूसरे मानव उसके आसपास हैं उनके लिए वो प्रेरणा ही, क्योंकि ये सब उसमें क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई ही जाती है। तो मतलब हर स्वतंत्र ही होना चाह रहा है, मतलब जो हम परतंत्र रहते हैं, वातावरण से प्रभावित रहते हैं, तो हम उससे मुक्त होना ही चाहते हैं। ये तो हमारे कई बार चैप्टर्स में आया ही है ये बिंदु, तो वही है मतलब। हाँ, कुछ ऐड किया।
नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। सो ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग, तो ये समृद्धि होगी कि अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन वो कर ही पाते हैं। और मैं जितना इस चीज को एक्सप्लोर करता हूँ, जितना इस पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है ना। मतलब जिसे कहते हैं कि अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक साधन उपलब्ध हो जाएं, बिल्कुल जागृत परंपरा होगी, बिल्कुल हम व्यवस्था में जिएंगे तो वो उत्पादन से ही होंगे। हम जिन अव्यवस्थाओं में जी रहे हैं अभी, उसमें उत्पादन वाला एक पॉसिबिलिटी हम सब लोगों को शहरों में रहते हुए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के जो प्रेजेंट सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सिस्टम्स में हम विश्वास पूर्वक, समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं। मैं अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूँ, मतलब हम सब परिवार में मिलकर अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। ये वाला विश्वास जो है, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अगर अगर इतना भी विश्वास नहीं बनता है और आदमी चिंता में ही रहता है, तो ये भी अपने में सोचने की बात है। तो वो स्वतंत्रता जो है, ये समृद्धि के भाव के साथ ही आती है ना। या समृद्धि, या स्वतंत्र है तो समृद्धि का भाव है, समृद्धि का भाव है तो स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा। ये भी एक साइक्लिसिटी, थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंस इस पे है। और इसी के साथ साथ वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और फिर ऐसा ही आदमी जो है वो मैक्सिमम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है ना। अधिकाधिक जागृति की प्रेरणा स्रोत, मैक्सिमम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो बनता है। और हर मानव में स्वतंत्रता की प्यास पाई जाती है, हर मानव स्वतंत्र होना। इतनी बात है। इतना ठीक हुआ? कुछ किसी का ध्यान जा रहा हो, कुछ बात करनी हो तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन बढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे अब? कौन कौन है? बताइए। शिल्पा दीदी, आप, शालिनी दीदी, आप पढ़ेंगी? स्वागत है। पता नहीं, शालिनी दीदी सुनने नहीं शायद। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। आप पढ़ेंगी? बढ़िया। हाँ पढ़ लेती हूँ मैं। करिए करिए दीदी, पढ़िए और साथ में थोड़ा डिस्क्राइब भी कीजिए। हाँ जी भैया, एक सेकेंड। कुछ मुश्किल है, कुछ और कर रहे हैं तो रहने दें, बेशक कोई ऐसी बात नहीं। इट्स ओके भैया, दैट आई कैन मैनेज लेटर। भैया मुझे कहाँ से पढ़ना है? मैं अभी सुन रही थी। ये पेज 144 नहीं की। नहीं, वो ठीक है भैया, मेरे को मिला हुआ है पेज, मैंने निकाल के रखा था और मैं सुन भी रही थी, तो इसको पढ़ती हूँ मैं। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि एक सूत्रता से न्याय पूर्वक पूर्ण व्यवहार एवं धर्म पूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीति होता है। दूसरा बिंदु, बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्रा सत्य पूर्ण एवं सत्य पूर्ण आचरण ही है। तीसरा बिंदु, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मा अनुशासित होने पर न्याय पूर्ण व्यवहार, धर्म पूर्ण विचार में सत्यानुभूति सहज सहस्तित्व प्रतिष्ठित होता है। चौथा बिंदु, निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प है। निश्चय सहित चित्रण ही योजना है, और ही समाधान सहज अभिव्यक्ति है। अगला बिंदु, नहीं बस इतना रुक जाते हैं दीदी, इतना रुक जाते हैं, इतना कर लें बस। ये 4 पॉइंट्स जो हैं, कोशिश करती हूँ भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्पष्टता तो नहीं है मेरी। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एक सूत्रता से न्याय पूर्ण व्यवहार एवं धर्म पूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीति होता है। तो हमारे जब मतलब मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि जब एक सूत्रित होते हैं, मतलब एक जैसा सोचना विचार में और चित्रण में, और जैसे जैसे हमें समझ आने लगती है
वैसे वैसे हमारे व्यवहार में न्यायपूर्णता आने शुरू होती है और धर्मपूर्ण विचार यानी मानव धर्म यानी सुख, तो हमारे सुख पूर्वक विचार आने लगते हैं जो सहअस्तित्व संबंधी रहते हैं। हम ये सहअस्तित्व को समझ, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है इस सहअस्तित्व के प्रति, वैसे वैसे हमारे व्यवहार में न्यायपूर्णता बढ़ती है। और ये तभी हो पाता है जब हमारे मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि एक सूत्रित हो जाते हैं। भैया क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये इतना होने के बाद में फिर हम सत्य को समझने वाले क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर कह रहे हैं कि इसके बाद में अब सत्य का भी एक प्रतीति होता है और सत्य भी धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू हो रहा है ना। तो न्याय धर्म जो है हो गया और अब सत्य की बारी है, इतना है। ठीक है भैया। और अगला बिंदु, बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। भैया ये थोड़ा सा आपको, मेरे को थोड़ी सी ये बात की समझ है, लेकिन मैं इसको रख नहीं पाऊंगी क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए ये कि आत्मा से बुद्धि और फिर बुद्धि से चित्त, फिर वृत्ति और फिर मन तक जो संकेत ग्रहण हो वो उस प्रकार से हो। और जब बुद्धि में आता है वो, तब वो स्वबोध होता है और उसी को हम आत्मबोध कहते हैं। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। तो हमारा एक संकल्प, थोड़ा सा ये शब्द नहीं मैं रख पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कि शब्द की समस्या नहीं है, मतलब एक अपनी वैसे ऐसा लगे कि हाँ बात पहुंच रही है मेरे पास तो उतना भी पर्याप्त है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है, तो हमारे अंदर एक एस्टैब्लिश होती है ये बात की सत्य की। ये आत्मबोध से हमें समझ आती है। आत्मवाद बोध होने के बाद समझ में आती है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। तो जैसे ही सत्य संकल्प मात्रा सॉरी, हाँ, संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है, तो हमारे ये आचरण में आने लगता है। ऐसा मुझे समझ में आया भैया। कोई नहीं, तो इसको एक, हाँ इसको कोई नहीं, मैं इसको मतलब हल्के से, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है कहने के लिए इसमें, लेकिन जिस तरह से ऊपर सब का जो है ना वो एक का दूसरे से अलाइनमेंट, मन वृत्ति के संकेत, वृत्ति चित्त के संकेत, चित्त बुद्धि के संकेत, इतनी बात ऊपर की अनुभूतियों में हो गई थी। अब लास्ट वाला स्टेप जो है उसमें कह रहे हैं बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है उसको स्वबोध कह रहे हैं, और उसी का दूसरा शब्द आत्मबोध भी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शब्द जो है ये नॉर्मल एकेडमिक्स में भी पढ़े हैं कहीं ना कहीं पर, और परंपरा में स्पिरिचुअलिटी में भी ये आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, ये चीजें मैस्लो थ्योरी वगैरह में भी बताई गई हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह में, और स्पिरिचुअलिटी में भी ये बात होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने की योग्य होता है, इसका मतलब बुद्धि ने आत्मा के एग्जिस्टेंस को, आत्मा को स्वीकारा, बुद्धि को बोध हुआ कि आत्मा है और वो मुझसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसको आत्मबोध वाली स्थिति कह रहे हैं। इससे सत्य संकल्प होता है, मतलब इससे बेसिकली क्या कह रहे हैं, संकल्प शब्द जो है, जो परंपरा में भी शब्द यूज हुआ है कि आदमी जैसे किसी चीज की, ऐसा होता है ना, कोई चीज ठान लेना, किसी चीज की प्रतिज्ञा ले लेना कि भैया ये तो मैं ऐसा ही करूंगा। तो एक तरह से यहाँ पर क्या है कि जब आत्मबोध होता है, तो अभी पहले भी ये बात इसी चैप्टर में कहीं पर आई थी कि साधक को ऐसा महसूस होता है कि जो लक्ष्य मेरा है वही लक्ष्य सबका भी है, तो मुझे आत्मबोध करना है, मैं आत्मबोध से सुखी होऊंगा, सभी आत्मबोध से सुखी होंगे।
तो जैसे जैसे आदमी जागृति क्रम में आगे बढ़ता है, वो सत्य की स्थिति तक, आत्मबोध वाली स्थिति तक पहुंचता है, तो संकल्प के रूप में जीने में ऐसे ही आता है कि अरे भैया ये तो सबकी आवश्यकता है, मैं भी ठीक तरीके से जीऊंगा, और जो और भी ठीक तरीके से जीना चाहता है, मैं उसके मार्गदर्शन के लिए, उसका सहयोग करने के लिए, उसके साथ साथ चलने के लिए मैं उपलब्ध हूँ, है ना। इसको संकल्प के रूप में, तो किस चीज के लिए उपलब्ध हूँ? स्वबोध हो, आत्मबोध हो जाए, इसके लिए उपलब्ध हूँ, और अस्तित्व का भी बोध हो जाए, मैं क्या हूँ ये भी समझ में आ जाए, अस्तित्व क्या है ये भी समझ में आ जाए, मतलब पूर्ण सत्य समझ में आ जाए, है ना। तो ये इसी को सत्य संकल्प कह रहे हैं। ये क्या है? सत्य संकल्प मात्र, सत्य पूर्ण, मतलब पूर्ण सत्य, और सत्य ये पोइटिक भाषा मेरे को थोड़ी सी बाबा जी की लगती है कि सत्य पूर्ण को 2 बार लिखने से थोड़ा पोइटिक सेंस आ रहा है। अदरवाइज इसको सत्य पूर्ण को पूर्ण सत्य भी लिख सकते हैं, वैसा देखें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सत्य संकल्प मात्र मतलब केवल, सत्य संकल्प केवल पूर्ण सत्य है, और सत्यपूर्ण आचरण है ना। तो आचरण जो है वो न्याय धर्म सत्य से जो है वो गवर्नड है, सत्य के अनुसार ही मेरा आचरण है, न्याय के अनुसार आचरण है, ये पहली स्थिति बनती है, व्यवस्था या धर्म के अनुसार आचरण है वो दूसरी स्थिति बनती है, और फिर सत्यपूर्ण आचरण है वो तीसरी स्थिति बनती है। तो इसको जो है भाषा के रूप में बाबा जी ने इसको ऐसे रखा। तो संकल्प जो है वो जैसे जैसे मैं जागृति की ओर बढ़ता हूँ, उतना उतना संकल्पित होता हूँ कि भैया काम तो यही करने वाली चीज है ना। इसी से ही मेरा भी जीवन तृप्त होता है, और इसी से ही सबका जीवन जो है वो तृप्त होता है। तो ये संकल्प शब्द, और पर एक हमारा नॉर्मल भाषा में आता है कि कोई व्यक्ति बड़ा जिद्दी है, तो जिद्दी जो है ना वो 4.5 क्रिया में होता है, और ये जो संकल्प है ये एक जागृति की स्थिति है, मतलब ठीक होकर मैं ठीक करूंगा, समझदार होकर ठीक करूंगा, उसका संकल्प होता है। और भ्रमित अवस्था में जो मुझे ठीक लगता है मैं तो वही करूंगा, उसको हम हठ या जिद के रूप में देख सकते हैं। हठ शब्द कुछ दिन पहले आया भी था। तो इतना दीदी मैं, मुझे लगता है इस तरह से इसको पैराग्राफ को हम लोग कुछ कुछ करके समझ सकते हैं। इतना ठीक लग रहा है? सब साथी बताएं। थैंक यू भैया। जी भैया, जी भैया। भैया तो अपना शालिनी दीदी अगला भी चलाएं। हाँ जी। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार में सत्य अनुभूति सहज सह अस्तित्व प्रतिष्ठित होता है। तो ये फिर से वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मा से जब आत्मा इनको मतलब आत्मा के संकेत ये जब ग्रहण करते हैं, आत्मा अनुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में सत्य अनुभूति सहज मतलब फिर सहज अस्तित्व की प्रतिष्ठा, मतलब सत्य अनुभूति ये सत्य का हम अनुभूत कर सकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है भैया। तो सह अस्तित्व प्रतिष्ठित होता है, सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो सह अस्तित्व, मानव के बिना तो अस्तित्व सह अस्तित्व था ही, मानव जो है वो भ्रमित अवस्था में इस अस्तित्व के संतुलन को खराब कर रहा है। तो जब हम जागृति की स्थिति में पहुंचते हैं और व्यवस्था बनेगी, तो मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार होगा, धर्मपूर्ण विचार का प्रमाण होगा, और सत्य अनुभूति के अनुसार सह अस्तित्व का प्रमाण होगा। जैसा ये अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में था, जागृत मानव भी उसको वैसा ही एक तरह से कंटिन्यूटी उसकी बनाए रखेंगे। तो एक्चुअल में हमारे जो परंपरा में भी, अध्यात्म में भी जो एक स्वर्ग की कल्पना बताते हैं कि स्वर्ग में किसी चीज का अभाव नहीं रहता है ना, सब लोग एक दूसरे के साथ में स्नेह पूर्वक रहते हैं, तो वो एक तरह से सह अस्तित्व का जो चित्रण बनाए गए हैं वो हमें एक परलोक के हिसाब से बनाए गए कि भैया इस लोक में तो ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन कल्पना में रखो कि वैसा होगा। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी, इस धरती पे ही सह अस्तित्व प्रमाणित होगा, प्रतिष्ठित होगा,
जब मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि ये आत्मा को पहचानेंगे, आत्मबोध होगा और फिर उससे अनुशासित होंगे, अपने आप अनुशासित होंगे, और उसके साथ साथ फिर न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार और सत्य अनुभूति ये होगी, उससे सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। इतनी बात कही जा रही है। थैंक यू भैया। फिर निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प है। जब हम निश्चित करते हैं कि हमें समझना है और समझ आने लगती है और उसकी निरंतरता बनी रहती है, तो उसी को हम संकल्प कहते हैं, जो हमारी समझ आने लगती है और जीने में व्यवहार में आने लगता है। फिर निश्चय सहित चित्रण ही योजना है तथा योजना निश्चय सहित चित्रण ही योजना है। तो हमारी जब एक निश्चय समझ में आ जाता है हमें और उसको हम चित्रित कर पाते हैं, हमारी वही योजना है। भैया मैं नहीं रख पाती हूँ बहुत ज्यादा। तथा योजना सहित विचार ही समाधान सहज अभिव्यक्ति है। तो अब हम हमारी भैया नहीं रख पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं। ये शब्दों का चुनाव जो है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बनेगा, जितने हमारे विचारों में ये रहेगा, उतना ये सहजता के साथ में शब्द भी अपने आप आएंगे। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, इसको मैं अगर ब्रीफली रखूं तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि अगर आपको याद हो, मानव व्यवहार दर्शन में ही पहले किसी चैप्टर में एक इस तरह की भी एक बार नहीं 2 बार अनुभूति आई है कि सत्य अपरिवर्तनीय है। यदि परिवर्तनीय है या परिवर्तनशील है तो वो सत्य नहीं है। ऐसा किसी को याद आ रहा है? हमने पढ़ा है इसी मानव व्यवहार दर्शन में। हाँ जी, हाँ जी भैया। है ना? तो सत्य जो है वो अपरिवर्तनीय है, यदि परिवर्तनशील है तो वो सत्य नहीं है। और दूसरे सेंटेंस में आया था इसी मानव व्यवहार दर्शन में, अनुभव अपरिवर्तनीय है, यदि परिवर्तनशील है तो वो अनुभव नहीं है। तो इसमें कह क्या रहे हैं कि वो ये अस्तित्व के बारे में एक अनुभव हुआ। अब वो अनुभव हुआ मतलब अस्तित्व ऐसा है, ये अनुभव हुआ, और साथ में आत्मबोध भी हुआ, इन द सेंस के अस्तित्व में ही मैं भी हूं, तो मैं कैसा हूं इसका भी अनुभव हुआ। अब ऐसा माने कि आज मुझे लगा कि अस्तित्व ऐसा है और मैं ऐसा हूं, और 3 महीने के बाद में आपके पास में आके बोलूं, अरे नहीं यार, वो जो बोला था ना वो गलती हो गई थी, एक्चुअल में अस्तित्व ऐसा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया वो पहले नहीं समझ में आया था, और फिर एकदम से डाउट ही आता कि पता नहीं अभी भी समझ में आया है कि अभी भी हो सकता है 3 महीने बाद 6 महीने बाद में फिर से ये स्टेटमेंट आ जाए कि भैया 3 महीने पहले फिर से गलती हो गई थी। तो समझ में आया है अस्तित्व जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ये एक बड़ी सहज सी बात है ना? क्योंकि समझ आया है, जो जैसा है वैसा समझ में आया है, और अगर समझ बदलती जा रही है तो इसका मतलब समझ में नहीं आया है। तो इसी चीज को भाषा के रूप में कह रहे हैं, निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प है। को निश्चय हो गया कि भैया क्या है अस्तित्व, मैं क्या हूं, जो कुछ भी समझना है वो सारा समझ में आया, उसकी निरंतरता बनी रही, और वो जीने में जब आएगा उसको हम संकल्प के रूप में कह रहे हैं। अब इसके अनुसार, इस समझ के अनुसार, इस निश्चय के अनुसार फिर हम योजनाएं बनाएंगे। अब जो जीने वाला काम है वो 4.5 में काफी कुछ करने वाला काम जो है वो होता है, तो उसके फिर चित्रण बनते हैं। उस चित्रण को हम सारा कुछ हम सारी धरती पे अकेले तो नहीं कर लेंगे, एक टीम होती है, घर में भी एक परिवार होता है, दूसरे सदस्य हैं, वर्क प्लेस पे भी दूसरे सदस्य हैं, उन लोगों के साथ में योजनाओं को, आपको विजन को शेयर करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, तभी मिलजुल कर काम होगा। तो वो फिर चित्रण के स्तर पर होगा, सभी लोग जागृत होंगे ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको योजना के रूप में, इस निश्चय के साथ में, इस समझ के साथ में जब हम योजना में लेकर जाएंगे तो वो चित्रण वाले पार्ट पे होगा, और फिर उस योजना को चित्रण के बाद में फिर विचार वाला पार्ट भी आएगा, उसमें एक लॉजिक वाला, तर्क वाला पार्ट भी आएगा, उसमें समाधान इंक्लूडेड रहेगा। ये जो है इस तरह से ये पूरे के पूरे क्रम को बता रहे हैं यहाँ पर।
कि निश्चयात्मक निरंतरता, मतलब जो अनुभव है उस अनुभव के साथ में संकल्प है, उस संकल्प या उस निश्चय के अनुसार जो है योजनाएं हैं, और फिर वो योजनाएं जो है उन्हीं के अनुसार जो है विचार में फिर उसके स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैसे मैं क्या करूंगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, ये सब जो है वो योजना बनेगी। इस सब के बैकग्राउंड में समाधान जो है वो है। तो ये सारा जो है इसको कह रहे हैं कि देन इट बिकम्स एक्सप्रेस्ड इन दिस मैनर। इसको जो है इस तरह से थोड़ा सा दीदी चैलेंज भी मुझे लगा कि ऐसे रख सकते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ठीक है, तो 4 बज चुके हैं, आप लोग बताएं किसी का इतनी जितनी बात हुई, ये हम इसमें हम बड़ी ना मतलब कोई तेजी नहीं कर रहे, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमारी मतलब पूरी क्लैरिटी तो मेरी भी नहीं बनी है तो नहीं मिलजुल कर शायद बन पाए, लेकिन जितनी हम चर्चा करें, जितना हमारा थोड़ा थोड़ा भी क्लैरिटी बनती चले तो उससे हमारा आगे का क्रम जो है वो आसान होगा। तो बताएं कैसा अभी तक जितनी बात हुई, किसी को लगता है कि कुछ और करना है, बात कुछ डाउट हो तो रखें। भैया मेरा ऐसी ध्यान जा रहा था कि अभी जैसे 4.5 क्रियाएं में है, बट फिर भी जो सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, तो उसमें मतलब वही मन वृत्ति से ही डायरेक्ट होता है। जब सेल्फ डिसिप्लिन कोई भी होता है तो मतलब उसका चयन उस हिसाब से, मतलब बॉडी के हिसाब से नहीं होता कि क्या अच्छा लग रहा है, बट जो उसने सोचा है अपने गोल्स के हिसाब से तो वो होता है। मतलब काफी बारी मान्यताओं के आधार पर भी सेल्फ डिसिप्लिन रहता है ना, और कई बारी है ना, कई बारी ठीक आचरण का एक भासाभास होता है, तो उस भासाभास के आधार पर भी हम ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी स्पष्टता दूसरे तक भी नहीं पहुंचा पाते, और हमें खुद भी उसका कन्विक्शन नहीं रहता, मतलब कई बारी डाउट भी अपने में आ जाता है। एक एक इंस्टिंक्ट सी रहती है कि मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी सेल्फ डाउट्स भी आ जाते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। ऐसा सब हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे लगता है कि शायद महसूस कर भी पाते हैं। जी जी ठीक है, तो बढ़िया। अगर और कोई सवाल नहीं है तो मेरे को ना, जैसे बहुत सारा ज्ञान आजकल व्हाट्सएप पे भी चलता रहता है, और काफी सारा ज्ञान उसमें से जो है वो मैं तो डिसमिस कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी कोई दिल को छूने वाली चीज भी लग जाती है। ऐसा लगता है कि जो बात हम कर रहे हैं वो वाली बात पहले भी किसी ने की है और किसी क्रिएटिव तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से रखी गई है। तो कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास में आया, वो मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। मेरा मन था कि आज जो है ना मैं आप लोगों से बात करूंगा तो उसको शेयर कर लेंगे, और देखेंगे कि क्या मतलब उसमें क्लैरिटी कुछ बन रही है कि नहीं बन रही। तो मैंने भी स्क्रीन बदली है, ये 2 पक्षी दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे? तो बताएं। जी भैया, जी दिख रहे। दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये कह क्या रहे हैं, फॉन्ट साइज मुझे नहीं पता, ये नीचे जो लिखा हुआ है सब लोग पढ़ पा रहे हैं? अगर स्क्रीन छोटी होगी तो पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन इसमें दिखा क्या रहे हैं कि पेड़ के ऊपर पढ़ पा रहे हैं भैया, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं, हो सकता है कोई मोबाइल पे हो तो स्क्रीन छोटी हो तो मुश्किल हो रही हो, मैं हल्का सा रख देता हूँ। ये ना 2 पक्षी दिखाए गए हैं पेड़ के ऊपर। एक पक्षी जो है वो उस पे फल या फूल है उसको खा रहा है, और दूसरा पक्षी कुछ खा पी नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है इसको। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये कहीं परंपरा में से हमारा संस्कृत का श्लोक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जिसने भी बनाया है अपनी क्रिएटिविटी के साथ में। तो लिखा है, 2 birds inseparable companions perch on the same tree। 2 पक्षी हैं inseparable from each other, मतलब साथ साथ हैं, इकट्ठे ही हैं, और एक ही पेड़ की 2 डालों पर बैठे हुए हैं। One eats the fruit, the other looks on। एक जो है वो फल खा रहा है और दूसरा सिर्फ देख रहा है। अब इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, द फर्स्ट बर्ड इज अवर इंडिविजुअल सेल्फ फीडिंग ऑन द प्लेयर्स एंड पेन्स ऑफ हिज डीड्स। The other is the universal self silently witnessing all। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रिएटिविटी के साथ में जो आर्टिस्ट है वो एक हमारे परंपरा के अध्यात्म के किसी श्लोक को दिखा रहा है कि ये 2 पक्षी हैं, ये 2 पक्षी एक्चुअल में मैं ही हूं। ठीक है, एक मेरा शरीर है और दूसरा मेरा जीवन है। तो शरीर जो है वो भ्रमित अवस्था में अपने विचारों के अनुसार
भोग में व्यस्त है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला पक्षी है, ये पहले वाले का ही इंटीग्रल पार्ट है, दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। लेकिन आर्टिस्ट ने अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इनको अलग अलग दिखा दिया है, सिर्फ समझने के लिए कि ये जो देखने वाला है ये भी मैं ही हूं, और खाने पीने भोगने वाला ये भी मैं ही हूं। तो अभी जो आत्मबोध की बात हो रही थी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये अपने में जो है ना, एक ध्यान दिलाने के लिए कि मैं जी रहा हूं और खाना पीना भोगना चल रहा है, उस सारे प्रोसेस में कहीं मैं हूं क्या, मैं वो जो आत्मबोध है वो भी मेरा एक इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या मुझे खाना पीना और भोगना इससे तृप्ति मिल रही है, या जो ये आत्म जिसको मैं कह रहा हूँ, सेल्फ कह रहा हूँ, तृप्ति इसको चाहिए, और इसको तृप्ति में है सिर्फ खाने पीने से भोगने से इसको तृप्ति नहीं मिल रही है। इस तरह से जो है वो परंपरा में भी कई बार बातें जो है वो की गई हैं, और लोगों ने अपने अपने क्रिएटिव तरीके से इसको रखने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा यहाँ से मैच कर रहा था, तो मतलब एक रखें, आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करें। कई बार पता नहीं होता किस तरह से क्लिक करें, मुझे थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा, तो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। तो देखने वाला भी मैं ही हूँ। अभी ये देखने वाला जो है ये काफी बार दूसरों को देखने में लगा रहता है, दूसरों का मूल्यांकन करने में लगा रहता है। मैं भी अपना मूल्यांकन कर पाऊं तो अपने शरीर और 4.5 क्रिया से अलग हूं मैं, ये आत्मबोध है। ये देखने वाला जो है ये शरीर और 4.5 क्रिया से अलग है ना। लेकिन हूँ मैं वही हूँ, उसी को हम जो है वो बुद्धि और आत्मा वाला पार्ट जो है ना, वो कारण क्रिया के रूप में जैसे कहते हैं, वो उसको इतना मुझे लगा कि आपके साथ में एक बार शेयर करते हैं। मे बी इट कन्वेज समथिंग, मे बी इट डज नॉट, आई डू नॉट नो, लेकिन एक बार रखा मैंने आपके सामने। तो इतना ही था आज के लिए। तो बहुत बढ़िया भैया, भैया बहुत अच्छा भैया है वो। बिफोर लिविंग एक बात, आज हाँ गुरु जी, पूर्णिमा है। हाँ गुरु तो, पूर्णिमा है, बिल्कुल ठीक तो बात एक है। तो बाबा जी को नमन बिल्कुल करते ठीक हैं बात आज के है, दिन। बाबा जी सारा कंटेंट बाबा जी ने दिया भैया, सब हम जो है वो कृतज्ञ हैं ही, उनको नमन और अभिनंदन है। बिल्कुल ठीक बात भैया। जी भैया तो आपको भी, आप भी हमें पढ़ा रहे हैं भैया आभार आपके भी प्रति, आपके साथ में बैठ करके हम लोगों की अपनी भी पर्सनल जर्नी में काफी प्रोग्रेस हो रही है, मैं इस चीज को मैं देख पा रहा हूँ। तो फुलफिलमेंट इज म्यूचुअल, उभय तृप्ति हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया, और अच्छा याद दिलाया राहुल भैया। एक मैसेज आया था, मैं वो रीड करता हूँ, मेरे को अच्छा लगा, काफी मतलब टच हुआ वो। इसमें था कि अ मीडियोकर टीचर टेल्स, अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स, अ सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, एंड अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। तो मेरे को अच्छा लगा, तो आई थॉट कि लेट मी शेयर इट विद यू ऑल। मतलब अनडाउटफुली बाबा जी के जीवन से काफी इंस्पिरेशन मिल रही है, और हम सारे इंस्पायर होके मतलब जागृति पाना ही चाहते हैं, और होपफुली इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन हो ही जाएगा। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया जी जी भैया, और थैंक यू भैया, आपको भी बहुत बहुत, आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। जी भैया, आपके प्रति। कम अटेंडेंस के अंदर भी आप हमेशा मतलब भैया वो अटेंडेंस तो मुद्दा ही नहीं है, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि 4 लोग भी होंगे तो तब भी चलता रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जी जी भैया, जी भैया। अच्छा भैया, कल आप अवेलेबल नहीं है? हाँ कल तो मैं जो है मेरे कुछ पारिवारिक कारणों से नहीं आ पाऊंगा, तो एक बार बात करके देख लें कि अंकित भैया या श्रवण भैया कोई होंगे तो आ जाएंगे, मेरे को लग रहा है। एक बार वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं, बाद में कर लेते हैं। ठीक है भैया। हाँ जी, चलिए सभी को नमस्कार फिर। नमस्ते भैया, थैंक यू सो मच। नमस्ते भैया, नमस्ते थैंक सभी यू को। सभी थैंक यू को। भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, थैंक यू। नमस्ते।